गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। देखिए कौन सा वर्ष बोल रहा है, ये ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष को। तो याद रखेंगे 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया पहली बार। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए पंचशील समझौता के बारे में बात करें, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि 5 पॉइंट लिखी हुई हो। पंचशील का मतलब 5। आंसर क्या होगा, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में 1954 क्योंकि इनिशियली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था 1962 से पहले, है ना। तो हम लोग बात कर ले 1954 में भारत चीन के बीच में ये समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता बोला गया था। उसमें भारत के तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और जब बात करें चीन के प्रधानमंत्री की तो उनका नाम था चाओ एन लाई। क्या नाम था, चाओ एन लाई, वहाँ के पीएम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, रॉल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, और यह जो है किसके शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या बिहार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो आई होप सो ये क्वेश्चन जो रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। पहला जो पंचवर्षीय योजना था, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, किस पे, हैरोल्ड डॉमर पे आधारित था। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो था, प्राथमिकता थी कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। जो प्राथमिकता है वो क्या था, एग्रीकल्चर और इरिगेशन क्षेत्र को दिया गया था। जबकि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस द्वारा बनाया गया था, उसका जो प्रमुख विशेषता है या जो फोकस है वो फोकस था किस पे, भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। यानी कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अशोक के कौशाम्बी और टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि काल में जो पहले था वो पहले, जो बाद में हो वो बाद में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। हम लोग को पता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 का। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लें मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल का विद्रोह है और ये हुआ था 1921 में। ठीक है, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी की बात है। और अमृतसर घटना जो है ये बेसिकली जलियांवाला बाग में, अमृतसर बाग में जो जलियांवाला बाग में जो लोग बैठे थे, जनरल डायर वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 1919 में। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला सी होगा, तो सी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। फिर आपका क्या होगा, ए है ना, 1919 है तो ए भी दोनों में नज़र आ रहा है। फिर 1921 मोपला विद्रोह है, यानी कि डी होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो याद रखेंगे आपको ये जो ऑप्शंस है ये राजा का शासनकाल दे रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। ठीक है, जब हम लोग बात कर लेंगे श्वेतांबर का तो याद रखिएगा स्थूलभद्र जो जैन धर्म में एक शिष्य थे, स्थूलभद्र, उनके नेतृत्व में जो था वो श्वेतांबर बना, और भद्रबाहु के जो नेतृत्व में बना वो दिगंबर संप्रदाय बना। ठीक है, और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की भी रचना की थी। ये आपका क्या है, श्वेतांबर जो हो गया वो आपका स्थूलभद्र का है, और दिगंबर जो है वो आपका भद्रबाहु का है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध रेशम मार्ग यानी कि जो आपका सिल्क रूट है उस पे जो है कुषाण वंशों का शासन था। अच्छा, कुषाण वंश का जो प्रथम जो संस्थापक था वो था कुजुल्फ कड़फिसस।
लेकिन जो आपका सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? कनिष्क था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण देने का अधिकार है? जैसे देखिए ग्राम पंचायत आया तो सबसे पहले तो 70, 71 ये खत्म हो गया। 73, 74 में 74 नगर पालिका वो भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पंचायती राज व्यवस्था शामिल हुआ है, और जब शामिल होगा तभी तो ये होगा ना कि 1/3 जो है आरक्षण दिया जाए फीमेल को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो विकास क्रम हम देखेंगे देवनागरी का, तो सबसे पहला था ब्राह्मणी लिपि, फिर था गुप्त लिपि, फिर था नागरी लिपि और फिर है देवनागरी लिपि। क्लियर। ये आपको देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कितना? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। अजंता है, एलोरा है, कान्हेरी है और कार्ले है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आंसर नंबर सी, कान्हेरी, कान्हेरी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? याद रखिएगा, सरदेशमुखी भाग, कितना भाग का मतलब याद रखिएगा 10%, और 10% का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/10 भाग क्या है वसूला जाता था सरदेशमुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय पेशवा कौन था? तो याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो जब हम बात करेंगे श्रीशैलम बांध की तो याद रखेंगे श्रीशैलम बांध तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो याद रखिएगा उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो आंसर क्या होगा? उधम सिंह। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अमृतसर घटना पढ़ा था। अमृतसर घटना की बात करेंगे तो वो आपका आता है 1919 का जलियांवाला बाग। उसमें जनरल ओ डायर ने ही आदेश दिया था गोली चलाने का और उसको उधम सिंह ने जाकर हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? यानी कि किस राज्य में जो सिंचाई व्यवस्था है वो तालाब के द्वारा सबसे ज़्यादा हो रहा है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको कह रहा है कूट को मिलाना है, यानी कि मैचिंग आपको कह रहा है। तो मैचिंग में देखिए जो सबसे पहले याद है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो गेंडा का यानी देखिए यहाँ पे दरियाई घोड़ा का दिया हुआ है आपका राइनोसेरस, मतलब गेंडा हो गया। तो आपका डी का क्या है? 1 है। तो डी का 1 देखिए आपको नज़र आ रहा है कहाँ है? बी नंबर का है। तो बी नंबर में हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट का ए का सेकंड दे रहा है, यानी हंगुल जो है वो दाचीगम में है, ये रहा ए। फिर सेकंड का थर्ड दे रहा है, यानी कि टाइगर किसके लिए है? सुंदरवन के लिए है, ये आ गया बी। फिर थर्ड का 4 दे रहा है, यानी कि भारतीय लायन किसके लिए? गिर वन है आपका गुजरात में, तो सी आ गया। और फोर्थ का मैंने बताया आपको राइनोसेरस लिखा है काजीरंगा के लिए जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो याद रखिएगा सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, मतलब काट के अलग बनाया गया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? मतलब संसद का कौन सा ऐसा कार्य प्रणाली है जो भारत ने विश्व को दिया था? ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आएगा, शून्यकाल, जिसको कि 1962 के आसपास, कब? 1962 के आसपास जो है ये शून्यकाल शब्द का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यानी भारतीय मीडिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो देखिए जब आप प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो न्याय के बाद लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रियम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, मतलब वित्त आयोग का जो सिफारिश है वो कैसा होता है। तो देखिए आप चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन होता है वो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, यानी सरकार उस पर विचार करती है और कुछ बातें मानने लायक होती हैं या एक्सेप्टेबल होती हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। देखिए बात यहाँ कैबिनेट की हो रही है, ठीक है, और कैबिनेट जो है वो अगर रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राष्ट्रपति को जो है वो कैबिनेट क्या करेगा, अपना रेजिग्नेशन देगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें, जब बात कैबिनेट की करेंगे तो आर्टिकल 74 संविधान का 74वां जो है आर्टिकल वो आपके कैबिनेट के बारे में कह रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति के सलाह के लिए उपस्थित रहेगा, ठीक है, और उस सलाह को मानना बाध्यकारी है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड ऑन हुआ, एक छोटा सा शब्द बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। संघीय ढांचा का मतलब मैंने आपको बताया, इसको जो है सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में लॉन्च किया गया। कैसा, संघीय ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा का 5 वर्ष से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो याद रखिएगा ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और वो भी कैसे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। कैसी, प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। जब अदर इमरजेंसी लग जाए या अगर पीएम चाहे कि हम लोग 1 साल पहले या समय से पहले जो है लोकसभा चुनाव करा लें, और सबसे पहले ये इंदिरा गांधी ने कराया था 1971 के चुनाव में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान की बात करेंगे तो आसियान का जो अगर फुल फॉर्म बात कर लें तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन देश, ठीक है, उसको हमने आसियान कहा। और आसियान में देखेंगे ऑप्शन में वियतनाम, बांग्लादेश, ब्रुनई और म्यांमार। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना कब हुई है। तो आसियान की स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में। और वर्तमान में टोटल कितने देश हैं। तो वर्तमान में टोटल 10 देश हैं। 11वां देश का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए अनुशंसित करता है या निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है, अगेन आप इसको लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिए कि जब बात ग्राम पंचायतों की है तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट है एगमार्क है। देखिए 1-2 सेट पहले भी मैंने बताया था, एग का मतलब यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना अच्छा है या सही है या नहीं है ये बताता है। तो याद रखिएगा एगमार्क क्या है, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी की गारंटी का मोहर है, यानी कि जहाँ एगमार्क लग गया मतलब समझिए कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट का निशानी है, मोहर है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा जारवा जनजाति निकोबार द्वीप समूह यानी भारत का जो अंडमान निकोबार है वहाँ पाया जाता है, निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है कौन सा, जारवा जनजाति। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। जब भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इसको समझने के लिए वापस से हम लोग एक बार ऑप्शन देखेंगे और फिर वर्ल्ड मैप को देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में जब हम लोग 0 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए ये एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करके देखेंगे और फिर देखेंगे इससे कौन कौन सा देश हमारा गुजर रहा है। सबसे पहले इसको जूम करके देख लेते हैं हम लोग ये 0 डिग्री है या नहीं है। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है। और अब इसको इससे देखते हैं कौन कौन सा देश क्रॉस करता है बेसिकली, यानी कि बेसिक। सबसे पहले देखिए ये आपका इंडोनेशिया से क्रॉस हो रहा है, ये देखिए ये आपका इंडोनेशिया पार्ट है, और यहाँ आपका 0 डिग्री ये क्रॉस हो रहा है। इंडोनेशिया के साथ साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएँ तो सिंगापुर को टच नहीं कर रहा है ये। इंडोनेशिया के साथ साथ हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक देश केन्या है, ठीक है, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक केन्या है, इवन कि सोमालिया को भी टच कर रहा है। फिर आप देखेंगे आपका ये युगांडा को भी टच कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को भी टच कर रहा है, कॉन्गो को। फिर आगे चलेंगे 1-2 और छोटा सा अफ्रीका का देश है, और फिर यहाँ पर जब अमेरिका में आएंगे तो आपको ब्राज़ील को ये लाइन टच कर रहा है, ठीक है, कोलंबिया को टच कर रहा है, और आपको इक्वाडोर को टच कर रहा है। क्लियर,
ये इतना देश है जो कि आपका क्या है 0 डिग्री मैप को 0 डिग्री जो आपका भूमध्य रेखा है उसको टच करने वाले देश हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। चलते हैं हम लोग। देखिए आप देख सकते हैं इस वापस से इस ऑप्शंस में, तो आपको ऑप्शन में नज़र आएगा। ये देखिए मैंने देखा था अमेरिका के, साउथ अमेरिका में कोलंबिया, फिर अफ्रीका में केन्या और एशिया में इंडोनेशिया, ये तीनों टच हो रहा है किससे, इक्वेटर से। तो आंसर नंबर बी सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सभी चुनाव यानी कि इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और विधानसभा विधान परिषद में भी सभी के सभी इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य यानी कि निर्वाचित नहीं है, वो कौन होंगे, 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन के। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन गलत है, ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में कह रहा है, वो भी कह रहा है आपका रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है ये वाला, आधारभूत और उपभोक्ता, ठीक है, के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो इसके वर्गीकरण में 2 चीज़ आती है, आधारभूत और उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे आपको जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, याद रखेंगे वो लॉन्च हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष अनुप्रयाग केंद्र। और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है किसको, चंद्रयान 3 को। क्लियर। और चंद्रयान 3 जहां लैंड कर रहा है उसका क्या नाम है, शिव शक्ति नाम है। चंद्रयान 2 जहां लैंड करने वाला था उसका क्या नाम है, ये तिरंगा है। ये मैंने आपको 1-2 सेट में पहले भी बताया है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लें चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में। देखिए आप देख सकते हैं इस वाले में चंद्रयान 1 का जो लॉन्च डेट है वो है क्या है आपका 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 का भी जो लॉन्च है वो क्या है 2019 में हुआ था। चंद्रयान 1 के समय में जो इसरो के अध्यक्ष थे वो माधव राव थे। चंद्रयान 2 में आप लोगों ने सबको देखा होगा के सिवान को मोदी जी के साथ गले लग के रोते हुए, तो के सिवान थे। जिसमें आपको कभी कभी चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भी पूछ देता है। लैंडर आपका विक्रम है, रोवर आपका प्रज्ञान था। अब चंद्रयान 3 का देखिए लॉन्च क्या है 14 जुलाई 2023। इसका लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान दोनों सेम है और इसमें जो अध्यक्ष थे वो हैं एस सोमनाथ। क्लियर। ये डेटा आपको क्या करना है, माइंड में ध्यान में रखना है, 2023, 2019, 2008। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अदाता खाता निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप, सावधि निक्षेप और मांग निक्षेप। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिमांड निक्षेप। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट का रिलेशन जो है वो किससे आता है, वो आता है आपके कटौती प्रस्ताव से। किससे आएगा, कटौती प्रस्ताव का संबंध सीधा सीधा क्या है, सेंट्रल बजट। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। ऑप्शन है 1 भी नहीं, 3 और 5। देखिए 2 ऑप्शन सेम हो रहा है, तो आई होप सो आंसर भी यही होगा। आंसर क्या होगा, 3। टोटल कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को यानी कि कितने बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है, टोटल 3 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, जिसमें कि एक है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्राइस का वैल्यू घटता है इसका मतलब है कि मार्केट में करेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तभी प्राइस का वैल्यू घटेगा। दूसरा, अगर घटाया जाता है तो उसको अवमूल्यन कहते हैं, और प्राइस घटाया जाता है बेसिकली हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, ये आपका हो गया। अब द सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ और क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें भुगतान संतुलन में सुधार होता है। क्लियर। चलें आगे। तो अब आपसे पूछेगा कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट में ग्रोथ यानी कि निर्यात में वृद्धि और मुद्रा संतुलन में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 15, 17, 19, 20। तो आंसर क्या होगा,
आंसर है टोटल 20 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भारत में हैं। नेक्स्ट है आपका तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। कितने होगी? 5 किलोमीटर होगी। और तिब्बत में ही जो पामीर का पठार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? मतलब आपको कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसका कि पूरा जो बाउंड्री है वो किसी एक ही राज्य में उसका पूरा का पूरा बाउंड्री आता है। ऑप्शन है अरावली, अजंता, सह्याद्री और सतपुरा। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका अजंता। याद रखेंगे अजंता जो आपका माउंटेन जो रेंज है वो पूरा का पूरा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपने अजंता अलोरा गुफा के बारे में भी सुना होगा, वो भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प गलत है? आपसे पूछ रहा है। क्या है? कौन सा मुद्रा सुमेलित नहीं है यानी गलत है? तो आंसर क्या होगा? इटली। याद रखिएगा इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा यूरो नहीं है, इटली की मुद्रा है लीरा। क्या है? लीरा है वो इटली की मुद्रा है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। मतलब कि उधर की ओर जो है उच्च ताप और निम्न दाब से क्या होता है? हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, यानी कि आकर्षण होता है उनका। ठीक है, जिसके कारण जो प्रवाहित होती है वो कौन सी हवाएं हैं या मानसून है? आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो आपका वी बन रहा है तो इधर से आपका मानसून आता है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो आप लोग को पता है कि जो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी का कुछ थोड़ा सा एरिया होगा, और थोड़ा और नीचे चले जाइए तो कर्नाटक का भी बॉर्डर, ये सारा का सारा क्या है? काली मिट्टी से प्रचुर है और वहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में आप अगर मैप में वापस से देखेंगे इंडिया को तो ये वाला एरिया जो है ये ज़्यादा होता है। तो इस वाले एरिया को हम लोग वापस से क्या कह सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है आपका पश्चिमी और दक्षिणी भारत। ठीक है, फिर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के मैदान है, और उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और पश्चिम भारत। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट का मतलब इधर की ओर और पश्चिम भारत मतलब यहाँ जो गुजरात और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? आपकी कृष्णा नदी पे है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। और आपको बता दें अलमाटी बांध के लिए जो परियोजना था वो 2005 का है। कब का है? 2005 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपको वापस से नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उस मैप में जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसका मतलब कि पूरे भारत देश में अगर सबसे पहला सूर्य का किरण कहीं पड़ता होगा तो वो कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्लियर? जब हम बात करेंगे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप तो याद रखिएगा वो इस साल का यानी कि 2023 का अगस्त में कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट में हुआ। और बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये रिसेंटली हुआ है हमारे लास्ट ईयर। वो हुआ है लॉस एंजलिस। कहाँ? यूएसए में। भारत के बाहर सबसे पहला जो है योग विश्वविद्यालय यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में है। जबकि हम बात कर लें भारत की तो भारत में जो पहला योग विश्वविद्यालय है वो बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना 1963 में हुआ है, 1963 में हुआ है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिसन टू योर हार्ट यानी अपने दिल को सुनो, अ लंदन एडवेंचर यानी कि लंदन का सफ़र। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के जो राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था में आज ही के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है 33% पहले से ही 1/3 जिसको कहते हैं। पूछ रहा है यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। देखिए संशोधन 105 अभी तक हो चुका है, लेकिन विधेयक कुछ ज़्यादा हो चुका है। कुछ ऐसे भी विधेयक आए थे जिनको की मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए विधेयकों की संख्या ज़्यादा है और बेसिकली जब हो चुका है संशोधन वो संख्या कम है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो 128वां विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया जिसके तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% का रिजर्वेशन फीमेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब जीता? याद रखिएगा 2023 का जो एशिया कप क्रिकेट है वो किसने जीता है? भारत ने जीता। और क्वेश्चन पूछ रहा है किसको हरा कर जीता? तो श्रीलंका को हराया। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सचेंज हो जाना, एक का आना जहाँ से आया वहीं दूसरे वाले का चला जाना। तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सल्फेट जो है वो चला गया फेरस के साथ, दिख रहा है, और कॉपर जो है वो सेपरेट होकर अलग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, जो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, टूट कर किसी और के साथ जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? तो याद रखिएगा ये तो आपका गलत है, 250 डिग्री से ऊपर ये गलत है। आपको कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। हम लोग को पता है चावल में जो है वो आपका जो है बारिश ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर बोल रहा है 25 डिग्री से अधिक चाहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? अच्छा, विविधता का मतलब डाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट और जो आपके जीव हैं उनका जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में है, कहाँ है, किस क्षेत्र में है? तो जनरली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि बारिश का क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ होगा। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में होता है। कहाँ होता है? उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों में जो है विविधता क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, यानी कि ल्यूब्रिकेंट है ना, जैसे हम लोग ग्रीस वगैरह लगाते हैं साइकिल में, तो लुब्रिकेंट के रूप में किस चीज़ का यूज़ होता है? तो याद रखेंगे हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला यूज़ ग्रेफाइट का यही आता है लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा आता है लिखने के रूप में, जो पेंसिल में हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा आता है सेल, ड्राई सेल के डायोड के रूप में। तो ग्रेफाइट का यूज़ होता है जनरली लुब्रिकेंट के रूप में, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट है। और जब हम इसकी रचना की बात करेंगे है ना, 3D इमेज की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये षट फलकीय संरचना की होती है। कौन? ग्रेफाइट। षट फलकीय मतलब 6 फलक का। नेक्स्ट है, पूछ रहा है स्पंज क्या होता है? तो याद रखिएगा स्पंज जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, याद रखिएगा हम लोग को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है वो क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। अच्छा, डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। अब 4 डिग्री से पीछे चलें हम, यानी कि ठंडा कर लें, या 4 डिग्री के बाद कर लें यानी कि गर्म कर लें, दोनों ही स्थिति में जो डेंसिटी होगा यानी कि घनत्व होगा वो कम होगा, और जैसे ही घनत्व कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट एक्वायर करना जगह। तो जब आपका पानी से पूर्णतः भरा हुआ रहेगा और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, कब? जब वो ठंडा भी किया जाए, गर्म भी किया जाए, दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आपका, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट का वैल्यू है वो ज़्यादा कैप्चर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो बेसिकली हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हीट को ट्रैप कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब उसको जहर होने से बचाता है। वो किस जगह का? तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। स्मूथ ER हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में,
ये कहाँ है, वो आपको लीवर का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सॉफ्ट ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? लैंप की बत्ती में तेल जो है वो ऊपर क्यों चढ़ता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है। वो चलता है केशिकी क्रिया के द्वारा। किसकी वजह से? केशिकी क्रिया के द्वारा जो है तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम की संरचना है। तो देखिए जब राइबोसोम की बात करेंगे आर आया तो याद रखिएगा आरएनए और प्रोटीन। क्या आएगा? राइबोसोम की संरचना में क्या है आपका? आरएनए और प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यक्ष्मा रोगियों यानी कि यक्ष्मा का मतलब टीबी है, याद रखेंगे। तो आपको कह रहा है कि टीबी के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। रिफैम्पिसिन जो है वो आपके टीबी रोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब क्षारीय प्रकृति की एक रसायन को हल्दी के लेप में यानी कि हल्दी के पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है? आपने कई बार घर में देखा होगा कि हल्दी का यूज़ कर रहे हैं और वो टी शर्ट वगैरह में लगने के बाद क्या हो जाता है? पीला ना होकर लाल कलर देता है। तो याद रखिएगा जब हल्दी के पेस्ट को किसी बेस यानी कि क्षार से मिलाएंगे तो आउटपुट कलर क्या देगा? रेड कलर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब गलत है बोल रहा है? तापमान के बढ़ने पर वेग में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो याद रखेंगे आपका जो एरर है वो आपका यही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बेसिकली क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन जब आप इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, फिर थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। बट फिलहाल अभी याद रखिए कि हवा में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो घनत्व कम हो जाता है, इसी वजह से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी जाती है? मतलब कोई ऐसा पादप है जो ऐसा प्लांट है जिसको कि भारतीय डॉक्टर के उपमा दी जाती है। मतलब वो कहते हैं कि उसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या है। वो है आपका तुलसी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको क्या कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। यानी आपको दिखता है कि सांप के पास ना हाथ है ना पैर है ना? तो वो जो लोप हुआ है, जब बायोलॉजी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका क्या कारण था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो हम लोग उसको कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। ठीक है, यानी कि जो आपका हेरिडेटरी चला आ रहा है उसी के गुण को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक दवा वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है या किस चीज़ का अभाव होता है? इसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसमें? एंटीबायोटिक में। और किससे लड़ने के लिए? वायरस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथन क्या होता है? आपने क्वथनांक सुना होगा। क्वथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। और ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? आपके एक फिक्स टेम्परेचर से, जिस पे कोई चीज़ बॉयल होने लगे। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा एक निश्चित तापक्रम पर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम 11 से एक बीटा उत्सर्जित होने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? याद रखिएगा जब एक बीटा आएगा, ठीक है, तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब एक बीटा उत्सर्जित बाहर होगा तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो सोडियम 11 है तो अगला क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा रॉन्ग है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन आपके पास बी देख लीजिए। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है। याद रखिएगा जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और गर्म करने पर उनका जो तापीय ऊर्जा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या गलत है? तो आंसर नंबर बी आपका क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। याद रखिए सपोज दैट आपने एक उत्तल लेंस बनाया है, अगर कम स्पीड वाला है तो याद रखिएगा वो ज़्यादा मुड़ेगा, और अगर ज़्यादा स्पीड से आया है तो वो कम मुड़ेगा। ये तो आप जान रहे हैं ना, जो आपका वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा है इस प्रिज्म से, तो प्रिज्म में जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है रेड का, वो कम मुड़ेगा। और कम मुड़ने की वजह से अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक आपका एक लाइन कंसिडर कर लेता हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा मुड़ रहा है, जिसका स्पीड कम है, उसका फोकस दूरी यहाँ पे है, यानी कि कम होगा। और जो कम मुड़ रहा है, यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है, क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसका फोकस दूरी दूर बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका फोकस दूरी अधिकतम होगा, तो अधिकतम होगा जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। और हम लोग को पता है कि रेड कलर का जो स्पीड है वो सातों कलर में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का जो आपका पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल क्या होगा, अनंत होगा। क्यों? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी नहीं होता है। और आवर्तकाल टी इजुकल टू जो फार्मूला है, वो फार्मूला है 2π√L/g, लेंथ और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो जी का वैल्यू अगर ज़ीरो हो गया तो याद रखिएगा, किसी भी के बटे में अगर ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि वो अनंत हो जाता है, कृत्रिम उपग्रह जहाँ की जी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपको सिंबल दिया है उसका क्या मतलब है। तो यानी देखिए, यहाँ आपको यहाँ 2 दिया है, ये 1 दिया हुआ है। याद रखिएगा, किसी भी प्रतिरोध के दोनों छोरों पर अगर कोई समांतर क्रम में जुड़ा हो तो ये वोल्ट बताएगा। क्या बताएगा? वोल्ट बताएगा। और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बताएगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, एमीटर जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए 1 नंबर आपका वोल्ट है, दूसरा एम्पियर है, एमीटर है, तो यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। क्लियर? ये आपका क्या बता रहा होगा, ये वोल्ट बताएगा इस छोर और इस छोर के बीच में। और क्योंकि ये और ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग को क्या बताएगा, एमीटर, यानी कि विद्युत परिपथ से कितना इलेक्ट्रिक करंट होकर फ्लो हो रहा है वो बताएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, यानी कि आपको दिख रहा हो। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रकाश ऊर्जा का मतलब लाइट हो गया, यानी कि बल्ब कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा से बल्ब का जलना क्या है, आपका विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग है। तो याद रखिएगा, जो आपका टेरिडोफाइटा है वो आपका प्लांटी जगत का भाग है। किसका है? प्लांटी जगत का एक भाग है क्या, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला है वो आपका है P/T, यानी पावर इंटू समय, और पावर इज इक्वल टू होगा V/I/T, ऐसे समझिए। अब देखिए कितना वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। आई का वैल्यू क्या है, 2/10 है, और टी बोल रहा है कितना, 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम लोग मिनट में ही रहने दें, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटू 10 कर लेते हैं हम लोग, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुना 4 440। और जब हम लोग इसको घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा ऑलवेज किस में चेंज होगी, घंटे में, तो गुना 60 कर लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, 264 पे 00, और आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर? चलें आगे। चलिए, ये हमारा आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन था, एंड आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो। चलिए, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।